नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख विषय प्रस्तुत कर रहे हैं भारत की वर्तमान राजनीति में जो चुनावी राजनीति है कि कैसे राजनीतिक दल अपने चेहरे बदलते हैं, नियत नहीं बदलते हैं, जनसेवा का अपना उद्देश्य नहीं बदलते हैं, अपनी मूल प्रवृत्ति न बदल के केवल चेहरे बदलते रहते हैं। आज की इस घटनाक्रम में हम आपको ले चलते हैं पंजाब राज्य की तरफ, जहां आज अब से कुछ देर पहले पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ सुखविंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण का मुख्य आकर्षण का केंद्र कांग्रेस के अघोषित आला कमान राहुल गांधी इस समारोह में उपस्थित थे और परंपरा को दरकिनारे करते हुए नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में निवर्तमान मुख्यमंत्री पदच्युत मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समारोह में सम्मिलित नहीं हुई। ये रहा ये कांग्रेस के पाले का। ये चुनाव से पहले 5-6 महीने पहले एक प्रयास था कांग्रेस का अपना चेहरा साफ करने का। 4 साल तक मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहे और उन पर यह आरोप लगाया गया कि वो लोकतांत्रिक प्रवृत्ति से न प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ लोकतांत्रिक व्यवहार करते हैं, न विधायकों को समय देते हैं, न जन आकांक्षाओं के प्रति जो चुनावी वादे किए थे उनको पूरा करते हैं। और इस विरोध का नेतृत्व किया कांग्रेस आला कमान की सह पर भारत के विश्व चर्चित राजनेता खिलाड़ी रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने, जिन्हें कांग्रेस आला नेतृत्व ने अमरिंदर सिंह की कार्यशैली से खफा होकर प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व सौंपा। और जब 1 साल से कम समय रह गया तो सिद्धू जो मुख्यमंत्री बनने के लिए काफ़ी बेताब थे, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ अमरिंदर सिंह को सदाच्युत करने का अभियान चलाया, जिसमें ये कहा गया कि 40 के करीब विधायक असंतुष्ट हैं क्योंकि मुख्यमंत्री उनसे मिलते नहीं हैं, जो वादे किए गए हैं चुनाव के वो पूरे हुए नहीं हैं और चुनाव में जाएंगे तो कांग्रेस किस मुंह को लेके जाएंगे। इसलिए ये कहा गया है कि अमरिंदर सिंह जी को सत्ता से बाहर किया जाए। कांग्रेस नेतृत्व के पास बहुत बड़ी चुनौती थी कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए और परंपरा को दरकिनारे करते हुए कांग्रेस नेतृत्व की सह पर वहाँ पर प्रदेश केंद्रीय प्रभारी हरीश रावत सहित कांग्रेस के आला नेतृत्व के कई संदेशवाह अजय माकन सहित अन्य साथी गए और वहाँ पे कांग्रेस विधायक मंडल दल की बैठक रखाई गई। तो बैठक रखी गई तो अमरिंदर सिंह इस चीज़ की भनक लग गई। अमरिंदर सिंह ने जो कहा कि ये मेरा अपमान है क्योंकि विधायक मंडल दल का नेता मैं हूँ और आप लोग बिना बैठक बुलाने का अधिकार मेरा है, आपने बुला लिया है, इसका मतलब मुझे हटाने का षड्यंत्र। उन्होंने सोनिया गांधी से फ़ोन पे बात की और अपनी नाराज़गी, अपने अपमान की नाराज़गी। सोनिया गांधी ने बहुत शालीन शब्दों में कहा, आई एम सॉरी मिस्टर अमरिंदर,
अमरिंदर सिंह के साथ पारिवारिक संबंध रहे। राजीव गांधी और अमरिंदर सिंह के काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहे और सोनिया गांधी के ही आग्रह पर अमरिंदर सिंह फिर कांग्रेस में शामिल हुए थे। 84 में ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद वो कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे। तो अमरिंदर सिंह को अपने अपमान की भान रहा, परंतु उन्हें ये भान नहीं रहा कि वो अब तक के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों से, जिसमें जाखड़ से लेकर अन्य वो बरार से लेकर अन्य नेता रहे, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे। वे कांग्रेस के विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को मिलने का कैसा समय देते थे, वो सारे आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री या व्यवहारिक हैं या लोकतांत्रिक है, वो नौकरशाही पे ज़्यादा विश्वास करता है। तो जिसे देख के जिस प्रकार से वहाँ से कांग्रेस का फीडबैक आ रहा था, तो कांग्रेस नेतृत्व को ये लगा था कि पंजाब में अपनी सत्ता बचाने के लिए अमरिंदर सिंह को सत्ता से बाहर करना अत्यावश्यक है। इसलिए वहाँ पर जो एक चर्चित चेहरा था नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और बहुत फायरमैन नेता माने जाते थे, बहुत हाजिर जवाबी नेता माने जाते थे, खिलाड़ी रहे, हरफन मौला रहे, अच्छे मनोरंजन भी करते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी के दो ऐसे नेता रहे जिसमें दोनों स्वर्गवासी हो गए, दोनों का दिल्ली से संबंध रहा। दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के लिए दोनों बेताब थे। एक रहे अरुण जेटली और दूसरी रही सुषमा स्वराज। अरुण जेटली दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार थे। दिल्ली की राजनीति में वो काफ़ी दखल रखते थे, छात्र नेता से लेकर वो केंद्रीय नेतृत्व तक वो रहे, परंतु दिल्ली से चुनाव लड़ने का उस समय साहस नहीं कर पाए। वो पंजाब में अमृतसर सुरक्षित सीट, उन्होंने सोचा कि ये अकालियों के साथ का समझौता है हमारा, परंतु वो भूल गए वहाँ नवजोत सिंह सिद्धू और अकालियों के खिलाफ लोगों में काफ़ी उस समय वो था, तो वो सीट से हार गए और उनके लिए सिद्धू ने बगावत भी की थी। तो वो उसे मजबूरन से भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी। वो बाद में कांग्रेस का दामन थामना पड़ा और कांग्रेस में दामन थामा तो वो अमरिंदर सिंह से उनकी नहीं बनी। अमरिंदर सिंह से नहीं बनी तो अमरिंदर सिंह और उनका 36 का आंकड़ा हो गया। इसी बीच भारत सरकार ने एक भूल की, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने एक भूल की। वो पाकिस्तान के लॉलीपॉप में आकर एक वहाँ पे धार्मिक स्थल का में सतह का गलिया ये उद्घाटन में सिद्धू भी चले गए और अमरिंदर सिंह मना करते रहे, परंतु वहाँ पे जाके जिस प्रकार से सिद्धू ने और इमरान खान और वहाँ की सेना प्रमुख पाकिस्तान के सैनिकों बाजवा के साथ गलबैया हुई, उससे अमरिंदर सिंह को मौका मिल गया। उन्होंने पाकिस्तान परस्त और जिस प्रकार से उस समय सीमा पर भारतीय सैनिकों के साथ शहादत हो रही थी, अमरिंदर सिंह ने मना कर दिया था भारत सरकार को इस गलियारे को नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इसकी आड़ में केवल आतंकियों को भेजेगा, भारत और पंजाब के अमन चैन पर ग्रहण लगाएगा। परंतु भारत सरकार ने दूरगामी परिणामों की उपेक्षा करके इस पाकिस्तान के झांसे में आ गए और वो सफल हुआ। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने उस पूरे आयोजन को एक प्रकार भारत विरोधी आतंकी लोगों के हाथों में सौंपा और जिस प्रकार से एक अपना चेहरा साफ करना पड़ा, वो भारत के लिए काफ़ी नुकसानदेह। उसके तत्कालीन दूरगामी दुष्परिणाम आने वाले दिनों में भारत को भी भोगने पड़ेंगे कि किस प्रकार से पंजाब से लेकर देश के अमन चैन पे वो ग्रहण लगा था। तो ये रहा। और उसके बाद अमरिंदर सिंह ने निरंतर सत्ताच्युत होने के बाद जो आरोप लगाया कि नवजोत सिंह सिद्धू बाजवा के एजेंट हैं, पाकिस्तान प्रेमी हैं, उनसे पंजाब और राष्ट्र की सुरक्षा में खतरा हो जाएगा, तो मुख्यमंत्री किसको बनाए, काफ़ी समस्या आ गई कि किसको बनाए। कांग्रेस नेतृत्व पर उड़ा। एक तरह सिद्धू जो
मुख्यमंत्री से कम बिल्कुल समझौता करने के लिए तैयार है। उधर से अमरिंदर सिंह ने कहा अगर मुझे बेताज किया गया तो मैं भी सिद्धू को न घर का रखूँगा न घाट का रखूँगा। उन्होंने इस प्रकार से बयानबाजी की कि पूरे देश में ऐसा प्रतीक हुआ कि सिद्धू एक प्रकार से खलनायक है। कांग्रेस नेतृत्व को भी सिद्धू को ताज पहनाने का साहस नहीं आ पाया। तो कांग्रेस नेतृत्व के पास ऐसा पहला अवसर था कि वो पहले नाम उछला कि सुनील जाखड़ का, कि पहली बार पंजाब में हरियाणा राज्य बनने के बाद पहली बार 55 सालों में पहली बार किसी हिंदू समुदाय के नेता को मुख्यमंत्री बनने का चांस मिल रहा था। जैसा कि आपको मालूम हो कि पंजाब बनने के बाद, राज्य गठन के बाद केवल 3 हिंदू मुख्यमंत्री रहे, वो भी हरियाणा के विभाजन से पहले रहे। हरियाणा के विभाजन राज्य बनने के बाद नहीं रही, जिसमें गोपाल चंद भार्गव रहे, भीमसेन, सच्चर और राम किशन जी 3 रहे। परंतु 1966 में जब हरियाणा बना तो उसके बाद से वहाँ कोई हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बना। तो इस प्रकार सुनील जाखड़ का नाम उछला। उसके बाद सुनील जाखड़ के नाम के बाद ये नामशील वहाँ पर अंबिका सोनी का नाम उछला। अंबिका सोनी ने स्वास्थ्य कारणों से या पंजाब की वर्तमान खींचतान को देखते हुए वहाँ मुख्यमंत्री बनने से मना कर दिया। पर उन्होंने कांग्रेस आला नेतृत्व को ये सलाह दी कि वहाँ पे जो भी मुख्यमंत्री बनाया जाए सिख ही बनाया जाए, क्योंकि सिख के बिना वहाँ पर कांग्रेस क्या है, किसी की भी राजनीति नहीं चल सकती है। इस सलाह के बाद फिर मामला पलटा कि सुनील जाखड़ के बाद नाम उछला रंधावा का। रंधावा जी भी सिख जट, तो काफ़ी जब रंधावा का नाम आने बैठा तो सिद्धू ने टांग अड़ा दी। फिर सिद्धू ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, दलित को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इसलिए इसी प्रकरण में नाम उछला हरिचरण चिन्नी का। तो चिन्नी चरणजीत सिंह चन्नी का नाम उछला और लॉटरी उनके हाथ आए। जंग में, किसकी जंग में? अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू की जंग में लॉटरी लगी चरणजीत सिंह चन्नी की। चन्नी बने एक वो कांग्रेस के लिए वरदान साबित होने वाले हैं। जिस प्रकार से अभी तक पंजाब की राजनीति में अभी तक जो राजनीति है पंजाब की, उसमें 31.9 यानी 32% दलित लोग हैं। उन दलित लोगों को अभी तक रहनुमाई का हक नहीं मिला था। प्रदेश की रहनुमाई का मुख्यमंत्री किसी दल ने नहीं बनाया था, क्योंकि जो मजबूत तबका था जट सिख थे। जट सिखों में के पास जमीन भी है, संसाधन है, तो वो अपने संसाधनों और समर्थन के चक्कर में मुख्यमंत्री बन जाते थे। किसी भी दल की सरकार है, अकाली की रही हो या अन्य की रही है, जट सिखों के पास नेतृत्व रहा। तो कांग्रेस ने बहुत बड़ा मोहर लगा दी एक प्रकार से। राहुल गांधी ने नवजोत सिद्धू की मांग को काफ़ी सराहा और तुरंत आनन फानन में ये हुआ कि चिन्नी को बनाया जाए मुख्यमंत्री। उससे बहुत बड़ा एक कांग्रेस के पास मजबूती मिली, क्योंकि पहली बार आज़ादी के बाद पंजाब में मुख्यमंत्री दलित समुदाय के आए। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक कदम रहा कांग्रेस का चुनावी दृष्टिकोण से। जिस प्रकार से चुनावी दृष्टिकोण से सारे राजनीति
कहते रहे केजरीवाल, राजनीति के सबसे बड़े तिकड़म केजरीवाल कहते रहे मैं उप मुख्यमंत्री दूंगा दलित समुदाय को, पर कांग्रेस ने दे दिया मुख्यमंत्री, तो उनकी भी डफली बंद हो गई। और दूसरे जो है मायावती और अकाली दलों का गठजोड़, उसमें उप मुख्यमंत्री मिलता, तो उस गठजोड़ पर भी एक परिवार से वज्रपात हुआ और दलित मुख्यमंत्री बन के 32% जो मत है वो, और आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। तो पंजाब का ये संदेश कांग्रेस के लिए काफ़ी मजबूत होगा, खासकर उत्तर प्रदेश, गुजरात, सही पंजाब और उत्तराखंड, अन्य राज्यों के लिए जहां कांग्रेस का संगठनात्मक मजबूती होगी, वहीं आदमी इस समीकरण का लाभ उठा सकेगा और एक संदेश जाएगा लोगों में कि कांग्रेस वास्तव कथनी करनी में अंतर नहीं है। तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ा एक चुनावी शस्त्र, जिस प्रकार से गुजरात में इस समय से जो महत्वपूर्ण कदम उठाए थे मोदी के बाद, जिस प्रकार से वहाँ मुख्यमंत्री का जो अभी विजय रूपाणी जो मुख्यमंत्री थे, विजय रूपाणी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस विजय रूपाणी विगत 4 सालों से मुख्यमंत्री थे, चुनावी वर्ष में इसलिए हटाया गया वो जैन समुदाय के हैं, और वहाँ जो बहुसंख्यक और असरदार समाज है वो पाटीदार है, और पाटीदार के भावनाओं को हवा देने के लिए जिसने महत्वपूर्ण काम किया, हार्दिक पटेल, उस हार्दिक पटेल को कांग्रेस ने कार्यकारी अध्यक्ष बना रखा है। इसलिए जो चुनाव होने हैं विधानसभा के गुजरात में, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो दशकों से गुजरात में सत्ता पे काबिज है वहाँ बने रहे। इसके लिए विजय रूपाणी को भी भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह की जोड़ी को हटाना पड़ा और पटेल समुदाय के एक नेता भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। ऐसा नहीं कि पटेल समुदाय के और नहीं थे, नितिन भाई पटेल थे, बहुत उप मुख्यमंत्री थे, अनुभवी थे, पर उन्हें नहीं बनाया। अभी एक बार के विधायक बने भूपेंद्र सिंह जी को बना दिया राजनीतिक। तो इसका मतलब पूरा तंत्र, और क्या संदेश आएगा, जन आकांक्षाएं कैसे सुधरेगी। तो वही काम उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड की राजनीति में बहुत ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत निराश करने वाली जो बात करी कि 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल डाले, जिससे कि न केवल उत्तराखंड में अपितु पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की निर्णय लेने की क्षमता और अपने कार्यकर्ताओं को आंकलन और प्रदेश के हितों के प्रति न्याय करने की निर्णय पर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, जिसमें त्रिवेंद्र रावत थे। त्रिवेंद्र रावत ऐसे थे, वो लठैत आदमी थे, एक प्रकार से सीधे साधे थे, परंतु किसी अन्य निरंकुश विधायक, मंत्री या उदंड प्रकार के जो अब तक के तमाम प्रदेश में जो कोई ये चाहे भ्रष्टाचार, उनके सामने अन्य लोगों ने किसी ने भ्रष्टाचार करने की हिम्मत या गलत निर्णय, वो किसी मंत्री को इतना छूट नहीं देते थे। पहली बार उत्तराखंड में ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसने नकेल कसी थी पूरी सरकार की। भले ही वो जन आकांक्षाओं, जनहितों के अनुरूप न्याय नहीं कर पाए, निर्णय लेने की क्षमता नहीं रही, न भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में रही, न वो रही उत्तराखंड में। जो उन्होंने आश्वासन दिया था डबल इंजन की सरकार का, जो उन्होंने आश्वासन दिया था भले दिनों के आने का,
और वो जन भावनाओं को समझ नहीं पाई। अभी तक 3 मुख्यमंत्री बदल गए, अभी मुख्यमंत्री को ये भी नहीं मालूम कि उत्तराखंड की जन भावनाएं क्या है। इस पर नहीं बोले वो कुछ नहीं। राज्य गठन क्यों हुआ, किस मुद्दों पे हुआ, क्या विचार थे, उस पर नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं बस हवाई बात है। भाई जनता क्या मांग रही थी? राजधानी गैरसैंण मांग रही थी, आपने क्यों नहीं दिया? उस पर कुछ नहीं। एकमात्र विधानसभा बनी गैरसैंण में, वो जनता मांग रही है भू कानून, उत्तराखंड की सुरक्षा, उत्तराखंड के संस्कृति, वहाँ के रस्म रिवाज, वहाँ के भू कानून, राजनीतिक भविष्य की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए भू कानून मांग रही है। आप क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व क्या कर रहा है? जो अवैध अतिक्रमण करके अवैध बस्तियों में बसे हैं उनको, उन पर कार्रवाई न हो 2024 तक, इसका निर्णय ले रही है 500 कुछ बस्तियों में। अरे भैया, आप जन आकांक्षाओं का सम्मान करिए। कहाँ गए संसद में घड़ियाली आंसू बहाने वाले भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जो कह रहे थे मुजफ्फरनगर कांड में के दोषियों को हम सजा देंगे, उत्तराखंडी भूलना मत। केवल 2 अक्टूबर को और खटीमा मसूरी मुजफ्फरनगर कांड के शहादत के दिन श्रद्धांजलि देने और घड़ियाली आंसू बहाने में न केवल भारतीय जनता पार्टी अपितु सभी दलों के नेताओं को एक होड़ लगी रहती है, जिसकी भी सरकार आए। पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं रही इसमें आयोग बनाया जाए, इसकी नए ढंग से मजबूत पैरवी की जाए, दोषियों को सजा दिलाने के लिए कानून सम्मत और अन्य कार्य किए जाएं। प्रदेश की सीमा में इस प्रकार के दुराचारियों, व्यभिचारियों, इस प्रकार के वो न आ जाए, केवल दलीय हितों के लिए और निहित स्वार्थ के लिए लगे रहे, चुनाव जीतने के लिए मोहरे बदले जाएंगे। इसमें एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि जो कांग्रेस के पंजाब में जब चुनाव बने तो राहुल गांधी ने उन्हें बधाई दी, और बधाई देकर क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो जनता से चुनावी वादे किए हैं, मुझे आशा है कि चुनी सरकार उसको पूरा करेगी। इस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदल दिए, किसी को नहीं कहा। एक मुख्यमंत्री ये बता दे कि ये कहा हो कि गैरसैंण राजधानी के लिए काम। आखिर लोकतंत्र है भाई, ये तुम किस जमाने में जी रहे हो? क्यों बना राज्य? किसके लिए बनाया गया? उत्तराखंड के लोगों के लिए ना। और जनता की बातों को सुनने से अनदेखा कर रहे। तुम्हारा अध्यक्ष जो है इस समय हरिद्वार जिले से जो विधायक हैं, वो खुद गैरसैंण विधानसभा में निजी विधेयक रखते हैं गैरसैंण स्थायी राजधानी के लिए, और ऐसे मुख्यमंत्री आते हैं दिशा शून्य जन भावनाओं को रोधने वाले कि गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन। अरे भाई, ग्रीष्मकालीन तुम अंग्रेज हो क्या? वहाँ की आधा से ज़्यादा आबादी पर्वतीय जनपदों में रहती है और तुम कह रहे हो ग्रीष्मकालीन बनाओगे। किसने कहा आपको? किसने मांग की? तुम अपनी सुविधाओं के, अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने दुराग्रहों की पूर्ति के लिए इस प्रकार से जन भावनाओं को रोकने का काम केंद्रीय नेतृत्व ने न इनको दिशा दी, न इनके केंद्रीय प्रभारियों को इस बात का मालूम है। केवल छद्म ढंग के नारे, और उससे ये नहीं कहते हैं कि जन भावनाओं का आदर करो। इतनी कुछ शर्म करो। लोकतंत्र में जन भावनाएं सर्वोच्च होती है। जनता केवल चेहरे बदलने से नहीं होता है, कम से कम उनको दिशा तो देनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार पटरी तुमने ऐसी बना दी कि जो बिल्कुल दिशाहीन कार्य हो रहे हैं, जो साल दर साल लोगों को ऐसी आशा जगे कि अभी जन आकांक्षाएं, अभी मोदी जी का जो बोले हुए वचन पूरे होंगे कि उत्तराखंडियों के बलि देना। ये केंद्र नेतृत्व की कमी है।
कि जो प्रदेश का भाग्य विधाता बनाए वो अपने चरणदास नहीं बनाना चाहिए। जो प्रदेश का भाग्य को सुधार सके, केवल अपनी असुरक्षा के लिए, अपनी चौधराहट के लिए कमजोर लोगों को वहाँ बनाए। अगर भारतीय जनता पार्टी जो सबक दिया है, पंजाब में बहुत सही डिसीजन किया, चन्नी को बनाया, क्योंकि उपेक्षित वंचित समाज को भी भागीदारी का हक होना चाहिए। मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता हूँ, परंतु जानबूझ कर षड्यंत्र के तहत जब वंचित समाज को ये कहते, कम से कम उन्हें भी सूर्योदय की किरणों का आनंद लेने का वो होना चाहिए और उनको आगे बढ़ा। हालांकि सिक्खी समाज में इस प्रकार का वो नहीं है, परंतु उसके बावजूद जिनके वजूद पिछड़ गए, जो उनको साथ बिठाने का काम करना चाहिए। पर जो महत्वपूर्ण काम है कि जनता से किए गए वादे, जन भावना, राज्य के हित, राष्ट्रहित के लिए अमरिंदर सिंह महत्वपूर्ण थे। उन्होंने आईना दिखाया और उस आईने की बदौलत कांग्रेस नेतृत्व ने सम्मान करते हुए ये किया कि उसे नहीं बनाया सिद्धू को जानकर भी, कि राष्ट्रीय ये सुरक्षा का महत्वपूर्ण। भले ही कांग्रेस केंद्रीय प्रभारी ये कहे कि उनके मुखौटे पे चुनाव लड़ा जाएगा, पर भारत सरकार को भी चाहिए था कि पाकिस्तान और चीन से जो निरंतर भारत को तबाह करने में लगे हुए हैं, दुश्मनी जल रहे हैं, हमारी हजारों वर्ग जमीन जिन्होंने छीन ली, उनको शत्रु राष्ट्र घोषित किया जाए। इसी जब भारत सरकार घोषित करती तब किसी सिद्धू और किसी की हिम्मत नहीं होती वहाँ जाकर इस प्रकार के कसीदे पढ़ते, गलमहियाँ करते। परंतु भारत सरकार की कमजोरी रही। मोदी सरकार को चाहिए था कि तुरंत, मोदी सरकार ने ये तो कब का होना चाहिए, मुंबई जब से संसद हमले में हुए, पाकिस्तान से एक पल भी संबंध रखना राष्ट्र के हितों पर कुठाराघात है। चीन पे हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन ले ली और हम उनसे गलबहियाँ करें, मित्र राष्ट्र का दर्जा दें, वो भी उधर पुलवामा अटैक नहीं होता तो मित्र राष्ट्र, सबसे मित्र राष्ट्र का दर्जा भी नहीं हटाते। बेशर्मी इतनी कि अभी विश्व कप क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं जी पाकिस्तान के साथ। न्यूजीलैंड ने तो आईना दिखा दिया भारत को, पाकिस्तान को दिखाया, पाकिस्तान को भी कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलता क्योंकि हमारी सुरक्षा नहीं है। परंतु भाई भारत की सुरक्षा को से तो पाकिस्तान निरंतर खिलवाड़ कर रहा है और भारत बहुत 2 टके के लिए, 2 पैसे के लिए लालच में तमाशबीन बनकर देश की सुरक्षा सम्मान को नजरअंदाज करके सीमित ओवरों के 20 ओवरों के विश्व कप मैच में पाकिस्तान के साथ में, अरे भारत की इतनी चौधराहट चलती है क्रिकेट में कि पाकिस्तान का बहिष्कार होना चाहिए था, दिशा देनी चाहिए थी भारत को। ऐसे ही महाशक्ति नहीं बनते हैं, विश्व गुरु ऐसे ही नहीं बनते हैं, दिशावान बने, खुद निर्णय ले। हम पाकिस्तान से गलमैया करते रहे और लोगों से कहें, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र से, कि पाकिस्तान को आतंकी देश को सिद्ध, ये नहीं होगा, पहले खुद घोषित करे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये राष्ट्र के लिए बने। तो हमारा तो ये मानना है कि जो भी सरकार आई उत्तराखंड में, हमने देखा, कल ही देखा, हल्द्वानी में दाना लेके उत्तराखंडियों को प्रलोभन दे रहे हैं सत्ता के सौदागर, जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, अगर कोई समाज से लेना देना नहीं है। दिल्ली दंगों ने बेनकाब कर दिया। किस प्रकार की राजनीति करते हैं तुष्टीकरण की। तो ये चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये राष्ट्र के लिए चिंतन। वो हल्द्वानी में कर रहे थे, मैं उत्तराखंडी को नौकरी दे दूंगा, अभी इतना बेरोजगारों को दे दूंगा। अरे भैया, तुम जहाँ हो दिल्ली में, वहाँ तुमने बेरोजगारों को भत्ता दिया कि नहीं दिया, पहले ये देखो। वहाँ लोगों को चुनाव में तुमने नौकरी दी कि नहीं दी। उत्तराखंडियों को क्या सोच लिया, कबूतर सोच लिया जो दाने डालेंगे और शिकार कर लेंगे बहेलिया की तरह। ऐसा नहीं हो सकता। उत्तराखंडी राष्ट्र स्वाभिमान के लोग हैं, तो उस चीज़ के बारे में कई प्रकार के बहली। और उत्तराखंड क्रांति दल इस समय सुस्त अवस्था, केवल अपने में
उनको चाहिए था कि सारी शक्तियों को एकजुट करके उसको एकजुट करके प्रदेश के हित के लिए वो करना चाहिए, परंतु वो अपने 3-4 नेता हैं, वो अपने चौधराहट से बाहर नहीं किसी को नहीं आते। एक घेरा बना रखा है, उसे उत्तराखंड का बनाइए, उसे समाज में जिस प्रकार के नए लोग हैं उनको जोड़िए, जो ऊर्जावान हैं, जो वहाँ पर क्षेत्र में मजबूती से जिनका वजूद स्थापित है, उन लोगों को जिन्हें चुनाव हवा में नहीं लड़े जाते हैं, चुनाव मतदान केंद्रों की रणनीति पे जीते जाते हैं। तो इसलिए अब ये कार्यक्रम है, तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, सबका एक काम होना चाहिए, राज्य का हो या देश का हो, जनता के हितों के लिए काम करना चाहिए, जनहित के लिए। तो इस जनहित के लिए इस समय पंजाब में जो बेहतर काम किया, पंजाब की सबसे बड़ी रणनीति ये है होनी चाहिए कि पाकिस्तान द्वारा आतंक जो फैलाए जा रहे हैं उसको रोके, वहाँ नशे पे अंकुश लगाए, लोगों को, ये बिजली का एक बहुत बड़ा खेल है, ये कंपनियों और इन नेताओं के बीच में जो साठगांठ से ये जनता पे भारी किराया है, जिस प्रकार से इसमें ईंधन और डीजल इत्यादि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में आसमान छुए हैं। लंका में, नेपाल में, सब में सस्ता है भारत, और भारत में ले कराधान, ऐसा क्या कराधान कि जो जनता की नींद हराम कर दे, इतनी महंगाई से त्रस्त कर दे। तो इस प्रकार निर्णय उचित नहीं है। जनता को खून चूस कर इस प्रकार से जनता की रातों की नींद हराम करना गलत है। सरकार को निर्णय लेना चाहिए। मोदी सरकार ने कई अच्छे काम किए, जिसमें राम जन्मभूमि का है, जिनमें 3 तलाक के कलंक को मिटाने का है, कश्मीर पे लगे जो धारा 370 का जो भारत विरोधी प्रावधान थे उनको हटाने का है। ये तमाम चीज़ें हमें आशा है कि जो विकट समय है भारत का, ये समय, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का राज हो गया है, उसको मुक्त करने के लिए भारत को बहुत मजबूती से काम करना होगा। तो इसके लिए देश की सरकारों को राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, प्रांतीय हित के लिए, जनहित के साथ साथ अपने भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का अन्याय करने वालों पर अंकुश लगाना, ये अंध तुष्टिकरण नहीं चलेगा। तो इसलिए सभी पार्टियों को चाहिए राष्ट्र निर्माण के कार्य करें और अपने निर्णयों में जनहित को प्राथमिकता दें, दलीय हित और निहित